बचपन में पढ़ी हुई वो कहानियों की किताबें याद हैं, जो सारी टेक्स्ट बुक्स में हमारी फेवरेट हुआ करती थी, जिन्हें कई बार सुनने के बाद भी अपनी दादी से, नानी से, कभी कभी टीचर से सुनाने की जिद कर बैठते थे हम। जी हाँ, वही वाली कहानियाँ जिन पर लिखा होता था काइंडनेस इज द बेस्ट पॉलिसी या फिर बी एम्पैथेटिक। भूल गए ना हम सब कुछ। सच में बड़े हो गए, तभी तो किसी अपने को परेशान या दुखी देखकर हम उसे अवॉइड करके या फिर उसे मिस्टर बेचारा का टैग देकर आगे बढ़ जाते हैं। समझना ही नहीं चाहते हम किसी को। नहीं, ऐसे नहीं यार, 2 मिनट रुककर उसकी ओर देखिए तो सही। हो सकता है आपका 2 मिनट रुककर देखना ही उसे हील कर दे। जिंदगी तो यूं ही दौड़ती रहेगी, पर अच्छा है कि हम अपने दिमाग की कहीं बैक साइड में उन मॉरल स्टोरीज को भी दौड़ाते रहें जो हमने बचपन में सीखी थी। यू आर लिसनिंग टू बनारस नंबर 1 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी विद आरजे शुचि। मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग करिए हमारे इस प्रोग्राम की न्यूज ऑन AIR ऐप पर 1242 किलोहर्ट्ज पर और 100.6 FM पर। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम विद देश दुनिया का हाल। आने वाली 30 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। टू सेलिब्रेट दिस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ उत्सव के नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसकी कमान देश की आधी आबादी यानी देश की महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। इसमें 10 मार्च से एक स्वच्छता यात्रा शुरू की गई है दैट फोकसेस ऑन क्लीनलीनेस एंड एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। इस यात्रा का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोग वेस्ट मैनेजमेंट की नई टेक्निक्स को सीख सके, जो कि आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है और जिसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस, फुटवेयर्स, डिस्पोजेबल बैग्स जैसे सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बढ़ते हैं अपनी अगले खबर की तरफ, जो है हेल्थ से रिलेटेड। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 250 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रूप दिया जाएगा, यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की फिलॉसफी पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे लीड करे, इस पर स्पेशलिस्ट टिप्स भी देंगे। योग एक्सपर्ट्स से योग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस तरह की पहल ये इंडिकेट करती है कि आयुर्वेद और योग के प्रति लोगों की अवेयरनेस, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सौभाग्यवश अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर हमारे बनारस की जनता से अपने अनुभव साझा करने जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के आयुष, फूड सिक्योरिटी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। क्योंकि सर हमारा ये प्रोग्राम बनारस की जनता के लिए ही है, तो मेरा पहला सवाल इसी संदर्भ में है आपसे। बनारस में बीते कुछ वर्षों में कई बदलाव देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो टूरिज्म हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। स्पेसिफिकली जब हम आयुर्वेद सेक्टर की बात करें तो ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे आम जनता लाभान्वित हो सकती है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। आयुष ये 7 विधाओं को जोड़कर एक मंत्रालय का गठन किया गया, जिसमें होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, योग और नेचुरोपैथी, सोवारिकपा और सिद्धा, ये 7 विधाएं जो देश के संपूर्ण भारत में प्रचलित है। कुछ पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, कुछ दक्षिण भारत में है, कुछ पूरे देश में है। और देश में जिस तरीके से आयुर्वेद पर काम हो रहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को हिंदुस्तान जानता था कि वो एलोपैथ की चिकित्सा के लिए, लेकिन वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बना है दिल्ली में। कोई जाएगा तो चमत्कृत हो जाएगा वहां। इस देश में सोवारिकपा के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिकपा वो लेह घाटी में बन चुका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO ने जामनगर में, गुजरात में दुनिया की 176 देशों की ट्रेडिशनल मेडिसिन पर
एक संस्थान का निर्माण किया, वो भी उत्तर भारत में, जामनगर गुजरात में। तो भारत अभी गाजियाबाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ, अलग अलग अभी 3 इंस्टीट्यूट का उद्घाटन माननीय योगी मोदी जी ने किया देश में, जिसमें कि एक दिल्ली में बना है, एक गाजियाबाद में बना है, और आयुर्वेद के लिए उन्होंने गोवा में संस्थान बनाया। तो जिस तरीके से पूरे देश में काम हो रहा है, आने वाला कल आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, यूनानी विधा का, नेचुरोपैथी का, तो सारा देश कोरोना के काल में जिस तरीके से लोगों ने आयुर्वेद पर भरोसा जताया, आयुष के काढ़े को सारे देश के लोगों ने पिया, चाहे वो समाज का आदमी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, अस्पताल के लोग हो, डॉक्टरों ने, यहाँ तक कि प्राण रक्षा के लिए जब दुनिया में कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो इसी आयुष के काढ़े ने, योग ने लोगों की प्राण रक्षा किया। तो अपने आप इस दौर में लोगों की आयुर्वेद के प्रति, इन विधाओं के प्रति बहुत भरोसा बढ़ा है। सर, आपने अभी सिद्ध मेडिसिन सिस्टम की बात की, पर देखा जाए तो ये पूर्वांचल बेल्ट जो हमारी है, इसमें इसका प्रचलन, इसका उपयोग अभी बहुत कम है। तो पूर्वांचल में इसके विकास के लिए क्या कोई कार्यनीति डेवलप हो रही है? सिद्ध के जनक महर्षि अगस्त जी, काशी उनकी भी जन्मस्थली है। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता हैं, ईश्वरीय देवता माने जाते हैं, उनके मानवीय अवतार के रूप में काशी के नरेश दिवोदास जी के रूप में जन्म लेने वाले दिवोदास जी, उनके बहुत योग्य शिष्य महर्षि सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी दुनिया कहती है, काशी उनकी जन्मस्थली है। महर्षि पातंजलि, जिनका जन्म गोंडा में हुआ, लेकिन वो अपने योग के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन काशी को दिया, जिनको कि सारा संसार योग के लिए अधिष्ठाता मानता है। इन सब का कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और जीवन जन्म क्षेत्र ये काशी थी। तो काशी अपने आप में इन चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि अगस्त बाद में काशी छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। आज भी तमिलनाडु में जो सिद्धा की विधा प्रचलित है, उसके जनक महर्षि अगस्त हैं, लेकिन वो उस राज्य में, दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में, जैसे सोवा रिगपा है, वो इस देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर पूरे लाहौल स्पीति घाटी से लेकर आपके असम तक, देश के 7 राज्य उधर के, तो पूरे पर्वतीय अंचलों में ये जो सोवा रिगपा है, इसके जनक माने जाते हैं भगवान गौतम बुद्ध, आज से 2700 साल पहले। तो ये विधा पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, लेकिन सबका आधार वो जड़ी बूटियां ही हैं, वो प्राकृतिक वृक्षों और पौधों पे आधारित जीवन है। थोड़ा सा खान पान, उसकी विधाएं सबकी अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के ये प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति का इलाज, जड़ी बूटियों से इलाज, पेड़ पौधों से, वृक्षों से, उनकी छालों से, उनकी जड़ों से, उनकी पत्तियों से, यही आयुर्वेद है, यही सोवा रिगपा है और यही सिद्धा है। सर, अब प्रोग्राम के अंत में एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आम जनमानस को आयुर्वेद और आयुष से जुड़ी अन्य सभी मेडिसिन सिस्टम के प्रति अवेयरनेस को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जिस विधा का आधार ही हो कि जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो। बहुत सारी ऐसी दवाओं का उपयोग करते हैं आप, जिनके बाद एक चीज तो आपकी ठीक होती है, दूसरी शरीर पे, दूसरे अंगों पर उसका प्रभाव, जिसको साइड इफेक्ट आप कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, जैसे होम्योपैथ दुनिया में क्यों प्रचलित है, 269-70 साल हुए हैनिमैन जी के जन्म से, और इसका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ, लेकिन आज भारत की सबसे प्रचलित पैथी है। कारण वो गरीब कहते हैं कि बहुत कम खर्च में, बहुत कम पैसे में इलाज की विधा है। तो इन दवाओं का नेचुरोपैथी, प्राकृतिक तरीके से मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, सन थेरेपी, तो इन सब से क्या है कि प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति का इलाज होता है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है, तो इनके कोई साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं आते। तो इसीलिए अच्छा, इनका वेदों से रिश्ता है आयुर्वेद का। वेद हमारे हजारों वर्ष प्राचीन पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें से आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से इलाज का जिक्र है। तो एक तो हम अपने उस सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, और ऐसी विधाएं हैं जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द, वो आंगन की तुलसी, वो दरवाजे की नीम, वो पीपल, वो बरगद, वो पाकड़, वो गूलर, वो मदार, वो गिलोय। अब जैसे आपने देखा कोरोना के काल में गिलोय जैसी जड़ी को कैसे लोगों ने अपने जीवन का आधार बनाया। हमारा किचन, हमारे आयुर्वेद का आधा इलाज तो हमारे किचन से है, चाहे वो काली मिर्च हो, जीरा हो, धनिया हो,
ये मसाले ही बहुत सारे रोगों में इलाज के लिए, काढ़ा बनता था तो दालचीनी पड़ती थी, काली मिर्च पड़ती थी, उसी काढ़े से लोगों ने अपनी प्राण रक्षा किया, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप किया। तो इम्यून मसालों से है, वृक्षों पौधों से है। तो ये हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसके लिए हमको कहीं जाना नहीं। पुराने वैद्य जी हुआ करते थे, वो लोग बताते थे कि फला पौधे की पत्ती जाके तोड़कर उसका उपयोग कर लो, फला की छाल, नीम की खली, नीम का फल, नीम की पत्ती, नीम का जो होता है छाल जिसको आप कहते हैं, सब कुछ एक पौधे का सब कुछ प्रकृति के लिए है, मानवता के लिए, इंसान के लिए है। तो वैसे ही हर वृक्ष की मेडिसिनल वैल्यू है, आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है। सर, आशा करती हूँ कि आम जनमानस आपकी बातों से और अनुभवों से जो आपने आज हमारे साथ साझा किए हैं जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। धन्यवाद आपको भी। हाँ, तो बनारस जैसे कि आपने अभी सुना, वो बरगद, वो गूलर, वो नीम, वो पाकड़, सब कुछ तो हमारे सामने ही है। नेचर बेस्ड इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और बनारस की खबरों को जानने के लिए अटेंटिव भी रहेंगे, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट भी यही है। इट्स 7:12 इन द स्टूडियो क्लॉक। लेते हैं अब बनारस शहर का हाल। शिव प्रसाद गुप्त डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कबीरचौरा में जिले का पहला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है। इस प्लांट से सिलेंडर की रिफिलिंग भी की जाएगी। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये सुविधा पेशेंट्स के लिए शुरू कर दी जाएगी। वहीं महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। यहां 30 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है। बुद्ध की उपदेश स्थली से अब चलते हैं महामना की बगिया की ओर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेमिनार कॉम्प्लेक्स में चल रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडनेट का आज है अंतिम दिन। इस कॉन्फ्रेंस में जेनेटिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, फॉरेंसिक, पैलियोजेनोमिक्स और आर्कियोलॉजी से कंसर्न्ड अलग अलग विषयों पर 15 साइंटिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं इतिहास के पन्नों पर आज क्या है खास। आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। ये एक ऑनलाइन इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दोज गवर्नमेंट्स हु आर डिटरिंग एंड सेंसरिंग फ्री स्पीच ऑनलाइन। इसके तहत किसी ऐसे इंटरनेट यूजर, ब्लॉगर या साइबर डिसिडेंट को अवार्ड भी दिया जाता है हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज ही के दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी 24 दिन लंबी यात्रा कोस्टल टाउन दांडी के लिए शुरू की थी, जो दांडी मार्च के नाम से जानी गई। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ 80 और सत्याग्रही शामिल हुए थे। आज ही के दिन 1993 में मुंबई में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज ही के दिन महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चव्हाण वॉज बॉर्न, और आज ही के दिन अपनी पुरकशिश आवाज से सबका दिल जीतने वाली श्रेया घोषाल का भी है बर्थडे। तो आइए साथ मिलकर विश करते हैं इस अमेजिंग सिंगर को हैप्पी बर्थडे। बात आज के दिन की स्पेशलिटी की हो रही है, तो जान लेते हैं फेस्टिवल्स की नगरी हमारी काशी में आज कौन सा पर्व है खास। आज है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। होली के बाद आने वाली ये पंचमी लेकर आती है रंग पंचमी का त्योहार, जिसे देवताओं की होली कहा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कार्तिक अमावस्या दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है देव दीपावली, आज रंग पंचमी के दिन आसमान में गुलाल उड़ाकर देवताओं को रंग समर्पित किया जाता है। आज ही के दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा होती है और इन्हें रंग समर्पित किया जाता है। उत्सवों की नगरी काशी में होली से ही जुड़े 2 और पर्व अभी बाकी हैं।
हम बनारसीस किसी भी पर्व को जब तक सांगीतिक परंपरा से न जोड़ दे, चैत में गाई जाने वाली चैती या अन्य लोकगीतों से न जोड़ दे, तब तक एक्सट्रीम लेवल तक कहाँ एंजॉय कर पाते हैं। तो बस बनारस की ठसक लिए, चैत महीने के गुलाबी रंग और गायकी की गमक लिए बरसों पहले शुरू हो गई एक परंपरा, एक और पर्व जिसका नाम पड़ा गुलाब बाड़ी। गुलाब पंखड़ियों की वर्षा, गुलाब जल की ठंडी फुहार के बीच लोक शैली युक्त संगीत का आयोजन, यही है गुलाब बाड़ी, जिसमें महिलाओं के लिए पिंक साड़ी और पुरुषों के लिए सफेद कपड़ों के साथ पिंक दुपट्टे का है ड्रेस कोड। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी यूं ही नहीं बनी परंपराओं की नगरी। इसी श्रृंखला में होली के बाद पड़ने वाला मंगलवार को मनाया जाता है पर्व बुढ़वा मंगल। विक्रम संवत 2089 को पार कर वी हैव एंटर्ड नाउ इन विक्रम संवत 2080। नव संवत्सर में प्रवेश करने पर हम अपने भोले बाबा की आराधना कर उनसे अनुमति और आशीर्वाद मांगते हैं। इसी उपलक्ष्य में गंगा की धाराओं के बीच बजड़े पर बैठकर भगवान शिव को संगीतांजलि अर्पित की जाती है। बस यही है बुढ़वा मंगल का त्योहार। 3 दिन चलने वाले इस उत्सव को पहले दिन मंगल, दूसरे दिन दंगल और तीसरे दिन झिलंगा नाम से जानते हैं। तो राग अनुराग के साथ करिए बुढ़वा मंगल की तैयारी। दिस इज शुचि साइनिंग ऑफ। Do share your comments, views on pkldairvaranasi@gmail.com. Catch me again at 8:45 in the program Madhurima, only on आपकी वाणी आकाशवाणी वाराणसी। 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। छोड़े जा रहे हैं आपको इस ट्रैक के साथ। आवाज है बर्थडे गर्ल श्रेया घोषाल की।